जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जहां पर वहां के बीएनपी लीडर ने कह दिया कि भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। जी हां, बताएंगे किसने ये भारत विरोधी बयान दिया है, वो भी ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने। तो वहीं आपको बताएंगे पहले मोहम्मद यूनुस, अब केपी शर्मा ओली। जी हां, सार्क पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे भारत के पड़ोसी। तो वहीं आपको बताएंगे इस्कॉन का आरोप प्राइवेट जेट से घूमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं कट्टरपंथी। बांग्लादेश में हिंदू भक्तों को विनाश करो जैसा लगा रहे हैं नारे और भड़का रहे हैं बाकी बांग्लादेशी नागरिकों को। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं दोस्तों, तो उनके लिए बहुत बड़ी बल्ले बल्ले वाली खुशखबरी भरी खबरें हैं। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन। जहां बीएनपी लीडर ने कह दिया कि भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो हम उससे बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। जी हां दोस्तों, इतनी हिम्मत कर रहा है अब ढाका। बांग्लादेश का बीएनपी पार्टी का लीडर रूहुल कबीर रिजवी भारत विरोधी दे रहा है बयान। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद बीएनपी के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान भारत विरोधी बयान दिए। रिजवी ने कहा कि भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं है। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली के आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील आलिफ की हत्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा। बता दें कि चटगांव में 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम उर्फ आलिफ की मौत हो गई थी। वकील की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल पाया। दोस्तों, रूहुल कबीर रिजवी लगातार भारत विरोधी बयान दे रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से सभी भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट करने की भी अपील की थी। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है बांग्लादेश में, और भारत से भारत के क्षेत्र को छीनने की बात की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कोलकाता में भी बांग्लादेशी साड़ियों को लगाई गई आग। दोस्तों, कह दिया गया हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो वरना। दरअसल अब बांग्लादेश के रिप्लाई में भारत से भी जैसे को तैसा जैसा कृत्य देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचार और विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के एक नेता ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया था, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। ठीक जैसे को तैसा नीति में कोलकाता में भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने ढाकाई जामदानी साड़ी को आग लगा के बांग्लादेशी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया तथा चेतावनी दे दी कि यदि तिरंगे का अपमान और हिंदुओं पर हमले जारी रहे तो भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रश्न का जवाब मिल गया ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध करने वाले बीएनपी लीडर को। तो वहीं आपको बता दें पहले मोहम्मद यूनुस और अब केपी शर्मा ओली। जी हाँ, सार्क पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे भारत के ये पड़ोसी। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्षेत्र के लोगों को साझा हितों और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रुकी हुई सार्क या दक्षेश प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करने का रविवार को आह्वान किया। ओली ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 40वें चार्टर डे के अवसर पर अपने संदेश में दक्षेश के सदस्य देशों की सरकारों और लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ओली के बयान के कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के सर्वा बने मोहम्मद यूनुस ने भी सार्क को पुनर्जीवित करने का राग अलापा था। पाकिस्तान कई बार सार्क की बैठक का प्रस्ताव दे चुका है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक ओली ने सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में दक्षेश की प्रमुख भूमिका को रेखांकित भी किया और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और एकीकृत दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए दक्षेश के वर्तमान अध्यक्ष नेपाल की इसके चार्टर के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। जी हाँ, वही बता दें बांग्लादेश में हिंदू भक्तों का विनाश करो। जी हाँ, इस्कॉन का आरोप प्राइवेट जेट से घूमकर ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कट्टरपंथी। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर चल रहा है और मोहम्मद यूनुस सरकार मुंह पर उंगली रखे तमाशा देख रही है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच कोलकाता में इस्कॉन प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी
कट्टरपंथी प्राइवेट जेट्स में घूम घूम कर इस्कॉन भक्तों और समर्थकों के विनाश का आह्वान कर रहे हैं। देश भर में इस्कॉन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार की निष्क्रियता की भी आलोचना की है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास ने रविवार को आरोप लगाया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों और उनके समर्थकों के विनाश का आह्वान करते हुए उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में कट्टरपंथी निजी विमानों से देश भर में घूम रहे हैं और इस्कॉन भक्तों व उनके समर्थकों के विनाश का आह्वान करते हुए उपदेश दे रहे हैं। इन कट्टरपंथियों से निपटने में बांग्लादेशी सरकार की निष्क्रियता और भी भयावह है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मंदिर के बाहर मिले 2 पुलिस कर्मियों के शव, आखिर कैसे हुई मौत। बता दें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रविवार तड़के 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए और उनके शरीर पर गोलियां लगने के निशान मिले हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने संदेह जताया है कि ये साथी पुलिसकर्मी की हत्या करने और आत्महत्या करने का मामला है। अधिकारियों ने बताया कि ये पुलिसकर्मी उत्तरी कश्मीर के सोपोर से जम्मू क्षेत्र में रियासी जिले के तलवाड़ा स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र यानी STC जा रहे थे। वहीं बता दें अमेरिका से लौटते ही ट्रूडो का सबसे बड़ा ऐलान, कनाडा में 324 हथियार मॉडलों पर लगाया बैन, भेजे जाएंगे यूक्रेन। जी हाँ, अमेरिका दौरे से लौटते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में 324 हथियार मॉडलों पर बैन लगा दिया है। ट्रूडो सरकार ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई के बाद अपने देश में सुरक्षा बढ़ाने और रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन की मदद करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 324 हथियार मॉडलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन हथियारों को दुकानों और लोगों से इकट्ठा कर यूक्रेन भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि सरकार हथियार वितरकों और दुकानों के साथ मिलकर इन हथियारों को इकट्ठा करेगी। ये हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे ताकि रूस के खिलाफ उसकी लड़ाई में मदद हो सके। बिल ब्लेयर ने कहा कि हमारी ये सहायता यूक्रेन के जीत के लिए एक अहम योगदान होगी। तो वहीं बता दें हिंदुत्व तो बीमारी है, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के बयान पर मच गया बवाल, भाजपा हुई हमलावर। दरअसल जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान से राजनीति तेज हो गई है। रविवार को इल्तिजा ने हिंदुत्व को एक बीमारी करार दिया। इल्तिजा यही नहीं रुकी, उन्होंने जय श्री राम के नारे को भी लिंचिंग से जोड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कथित तौर पर एक मुस्लिम युवक को पीटा जा रहा था। उनके इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा के नेताओं ने इस बयान के लिए इल्तिजा की जमकर आलोचना की। रविवार अपने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में मुफ्ती ने कहा, ये सब देखकर भगवान राम जी भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व 2 अलग अलग धर्म है, ये एक हो ही नहीं सकते क्योंकि हिंदुत्व हिंदुओं के राज को फैलाना चाहता है जबकि हिंदू धर्म शांति की बात करता है। दोस्तों भाजपा ने क्या जवाब दिया हमलावर होते हुए, बता दें इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती द्वारा की गई टिप्पणी बहुत ही अपमानजनक है, उन्हें इसके लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि PDP नेता ने हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती को इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती को वाकई में माफी मांगनी चाहिए भगवान और हिंदुओं के अपमान को लेकर? अगर हाँ तो सामने लाइक का बटन है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ आपको बता दें भारतीय पादरी को कार्डिनल नियुक्त करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी, कहा देश के लिए बड़े ही गर्व की बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कहा कि भारतीय पादरी आर्क बिशप जॉर्ज जैकब कुवाकड़ को पोप फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल नियुक्त किया जाना देश के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज कुवाकड़ ने ईसा मसीह के अनुयायी के रूप में मानवता के सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है, परम पावन पोप फ्रांसिस द्वारा जॉर्ज जैकब कुवाकड़ को पवित्र रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जॉर्ज कार्डिनल कुवाकड़ ने प्रभु ईसा मसीह के उत्साही अनुयायी के रूप में मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। ऐसे में आप भी दोस्तों कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा भारतीय पादरी को कार्डिनल नियुक्त करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित दूतावास पूरी तरह से एक्टिव। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने जारी कर दी एडवाइजरी। दोस्तों सीरिया में इस्लामी विद्रोही समूहों के दमिश्क पर कब्जे के साथ बशर अल असद सरकार का पतन हो चुका है। इस बीच भारत सरकार
सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास दमिश्क में पूरी तरह से सक्रिय है और सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। दूतावास ने भी ये बताया कि वो भारतीय नागरिकों की मदद के लिए उपलब्ध हैं। जी हाँ, इससे पहले विदेश मंत्रालय ने सीरिया में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो लोग वहां से निकल सकते हैं वे जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों की मदद से बाहर निकल आएं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में करीब 90 भारतीय नागरिक, जिनमें से 14 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में कार्यरत हैं। दरअसल आपको बता दें, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के विमान दुर्घटना में मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रडार से गायब होने से पहले उनके विमान ने एक असामान्य रूट अपनाया था। उसके बाद से उनके प्लेन की कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि सीरियाई एयरलाइन का एक विमान दमिश्क एयरपोर्ट से लगभग उसी समय रवाना हुआ था जब विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करते हुए अपना झंडा लहरा दिया था। न्यूज यूक्रेन.rbc.ua की रिपोर्ट के मुताबिक विमान शुरू में असद के गढ़ सीरिया के तटीय इलाके की ओर जा रहा था और अचानक वो वहां से मुड़ गया और रडार के रेंज से गायब हो गया। जी हाँ, दरअसल असद की गिनती पुतिन के भरोसेमंद लोगों में होती थी। पुतिन कई बार सीरिया जाकर असद का हौसला बढ़ा चुके थे। तो उधर सीरियाई राष्ट्रपति का इस्तीफा, तो इधर सेना ने कह दिया कि उनकी सत्ता खत्म हो गई है। लोगों ने राष्ट्रपति भवन को लूटा है, टैंकरों पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं विद्रोही। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को नहीं बना रहे निशाना। अमेरिका ने अब दे दिया ये जवाब, बता दिया इसको निराशाजनक। जी हाँ, बीजेपी के उन आरोपों पर अमेरिका दूतावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मोदी विरोधी एजेंडा चलाने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी को निशाना बनाने जाने के पीछे अमेरिकी विदेश विभाग का हाथ है। अमेरिकी दूतावास ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्हें निराशाजनक बताया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए आरोप लगाए थे कि अमेरिकी विदेश विभाग पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एजेंडा चलाने में मदद कर रहा है। इसके पीछे एक खोजी पत्रकारिता करने वाले पोर्टल OCCRP का हवाला भी दिया था। इस पर अमेरिकी सरकार ने जवाब दिया है कि वो दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता की चैंपियन रही है और इन संगठनों के संपादकीय निर्णयों को प्रभावित नहीं करती है और उन्होंने ऐसे आरोपों को निराशाजनक बता दिया है। दोस्तों, बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच कह रहा है या फिर वाकई में उसने पीएम मोदी और अडानी को निशाना बनाया था या बना रहा है? वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना में मच गया हड़कंप। नवंबर में आए दिन आप यूं कह सकते हैं रोज के रोज 4 सैनिक ऑन एन एवरेज मारे गए हैं। कारण जानकर आप भी कहेंगे क्या वाकई में ऐसा है? जी हाँ, कैसा हो जब सेना के जवान अपने ही देश में इनसिक्योर हो, असुरक्षित हो या रोजाना मारे जा रहे हो। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन पाकिस्तान की सेना इन दिनों ऐसे ही हालातों से जूझ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना में इस समय सैनिकों की मौतों से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ नवंबर महीने में प्रतिदिन 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या हुई है। बड़ी संख्या में सैनिक घायल भी हुए हैं, उनके साथ गोला बारूद, हथियार लूटने की घटनाएं भी हुई हैं। पाकिस्तान सरकार की हालत इस मामले में इतनी खराब है कि ना तो वो बोल पा रही है ना ही चुप रह पा रही है, क्योंकि वजह उसकी खुद की पैदा की हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा और उसके आसपास के इलाकों में बीते नवंबर में पाकिस्तान के 138 सैनिकों की हत्या हुई। पाकिस्तानी सेना पर 207 बार हमला हुआ। इससे सैनिकों में खासी नाराजगी है और ये हमले आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इमरान खान की रिहाई के लिए फिर प्रदर्शन करेगी पीटीआई, सरकार को दी चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की रिहाई को लेकर उनकी पार्टी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पिछले महीने राजधानी इस्लामाबाद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं एक बार फिर से पार्टी प्रदर्शन का मूड बना रही है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पार्टी के तेज तर्रार और कद्दावर नेता अली अमीन गंडापुर ने पूर्व इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ और अधिक प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अली अमीन ने उपमहाद्वीप में एक ऐतिहासिक लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि हम पानीपत की लड़ाई की तरह हमले जारी रखेंगे। उन्होंने इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा किए गए मार्च का जिक्र करते हुए ये बात कही। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने अभी तक सिर्फ 5 हमले किए हैं और बाकी हमले जारी रहेंगे। वहीं आपको बता दें, न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय पर हमले का साजिश करता पाकिस्तानी व्यक्ति अब कनाडा से हुआ गिरफ्तार। जी हां, न्यूयॉर्क सिटी में यहूदी समुदाय पर हमले की कथित साजिश के आरोप में क्यूबेक कनाडा में एक पाकिस्तानी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति मोहम्मद शाहजेब खान को मॉन्ट्रियल से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नजरबंदी केंद्र में रखा गया है। इमरान खान ने अदालत में अपील की है कि उसे मॉन्ट्रियल वापस भेजा जाए, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले गार्ड उसे समझ नहीं पाते। मॉन्ट्रियल स्थित उसके वकील गाय बटन बोरासा ने भी ये दलील दी कि खान
कप्तान को मॉन्ट्रियल लाया जाए ताकि वो अपने मुकव्विल से आसानी से संवाद कर सके। वहीं बता दें पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने को दी मंजूरी। भारत के लिए कितना बड़ा है ये खतरा आपको बता दें। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने चीन से J-35A5 हैवी पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि 24 महीने के भीतर यानी कि 24 महीने के अंदर ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह फैसला चीन में आयोजित जुहाई एयर शो 2024 में J-35A के डेब्यू के बाद फाइनल किया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों वहीं आपको बता दें अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने मिलकर दक्षिण चीन सागर में किया नौसैनिक अभ्यास। जी हां, अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने शुक्रवार को फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधि का आयोजन किया। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में किया गया, जहां हाल ही में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद बढ़ा है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना है। यह अभ्यास इस घटना के 2 दिन बाद हुआ है जब चीन और फिलीपींस के बीच स्कारबोरो शोल यानी विवादित क्षेत्र में टकराव हुआ। फिलीपींस ने चीन के तटरक्षक जहाजों पर पानी की तोप का इस्तेमाल करने और उसकी मछली पालन विभाग की नाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें नाटो में शामिल होना चाहते हैं ये 5 देश, क्या कई और यूक्रेन बनाने की तैयारी में है अमेरिका। दरअसल नाटो सदस्यता की मांग कर रहे यूक्रेन को रशिया के साथ युद्ध में लगे हुए 2 साल और 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद ये तय नहीं है कि इस युद्धग्रस्त देश को नाटो में शामिल किया जाएगा या नहीं। इस बीच कई ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का सदस्य बनना चाहते हैं। नाटो में शामिल होते हैं तो दुनिया के लिए यूक्रेन जैसा संकट पैदा हो सकता है। रशिया शुरू होते ही कहता आया है कि नाटो के विस्तार का मतलब उससे दुश्मनी है। ऐसे में जिन देशों को नाटो को लेकर उत्साह दिखाई दिया है उनके संबंध में रशिया से तनावपूर्ण आपके संबंध है। तो वहीं बता दें सीरिया में बदले हालात पर ट्रंप का रूसी राष्ट्रपति पर निशाना, कहा असद की रक्षा में पुतिन को कोई रुचि नहीं है। जी हां, सीरिया के चारों ओर शहरों पर विद्रोही समूह का कब्जा हो गया। अब ऐसे में सीरिया में बदले हालात पर दुनिया की पैनी नजर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को सीरिया में दखल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को असद को बचाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वहीं बता दें असम में बन रहा था मंदिर, भारतीय सीमा में घुसा है बांग्लादेशी सैनिक, रोक दिया निर्माण। जी हां, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उतारू बांग्लादेश की हिमाकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। असम अब श्री भूमि जिले में एक मंदिर का निर्माण कार्य बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बांग्लादेशी सैनिक के हस्तक्षेप के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया। हालांकि श्री भूमि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा यह केवल भ्रम की स्थिति और चर्चा के बाद इसे सुलझा लिया गया। तो उधर जयशंकर जी ने बताई दोस्ती कायम रखने की वजह, कहा रशिया से तेल खरीदना भारत के लिए सस्ता सौदा नहीं है। जी हाँ, यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच पिछले 2.5 वर्षों से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के बीच पश्चिम देशों ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए रशिया का बहिष्कार किया। हालांकि इस मामले में भारत ने रशिया के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रशिया का दौरा किया था। इसके बाद ही इसके साथ साथ भारत ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। रशिया से तेल खरीदने को लेकर शनिवार को जब विदेश मंत्री जयशंकर जी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि क्या विश्व के पास भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई बेहतर विकल्प है। उन्होंने ये बयान 22वें दोहा फोरम के पैनल नए युग में संघर्ष समाधान के दौरान दिया। जयशंकर जी ने बताया कि रशिया से तेल खरीदना भारत के लिए सस्ता सौदा नहीं है, ये देश में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक समझौता है। उन्होंने कहा हम तेल खरीदते हैं, ये सच है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। क्या आपके पास इससे बेहतर डील है? बता दें कि रशिया भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। दोस्तों वहीं बता दें चैंपियंस ट्रॉफी मामले में कूदे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीसीबी को दे दिया ये खास निर्देश। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों को बाहर कराए जाने की मांग के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस मामले में अपनी एंट्री कराई है। शहबाज ने पीसीबी हेड को कहा कि इस मामले में सरकार उनके साथ है। मोहसिन नकवी को सिर्फ शरीफ ने सपोर्ट का आश्वासन दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस दौरान आत्मसम्मान बनाकर रखना होगा। उन्होंने नकवी को कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, इससे जनता की भावनाओं से भी जुड़ी हुई होती है। जन भावनाओं का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ पीसीबी के संरक्षक हैं। इस बीच नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले की जानकारी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का फैसला लिया है। इससे भारत में होने वाले मैचों को दुबई में आयोजित कराने का मौका मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें ट्रंप ने मैक्रोन से अजीब तरीके से मिलाया हाथ। लोगों ने कहा तोड़ ही दोगे क्या, आराम से हाथ मिलाओ। जी हां, अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति
मैक्रोन के साथ हाथ मिलाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में ट्रम्प बड़ी जोर से, बहुत ही ज्यादा जोर से मैक्रोन के हाथ को हिलाते नजर दिखाई देते हैं। ट्रम्प के इस अजीब तरह से हाथ मिलाने का वीडियो वायरल होते ही दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ ट्रम्प का इस तरह से हाथ मिलाने का वीडियो वायरल होने लगा। नोट्रे डेम कैथेड्रल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे ट्रम्प का स्वागत राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया। इस दौरान ट्रम्प और मैक्रोन करीब 10 सेकंड तक हाथ मिलाते रहे। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे। जी हां, आज 105 विधायकों ने शपथ ली। विपक्ष ने सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद भी मांगा। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविवार को 105 विधायकों ने शपथ ली। कई विधायकों ने ईवीएम के मुद्दे पर 7 दिसंबर को शपथ लेने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद शपथ रोक दी गई थी। शनिवार को 173 विधायकों ने शपथ ली थी। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। अब बाकी बचे 9 विधायक सोमवार यानी आज शपथ ले रहे हैं। इधर राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। दरअसल आज स्पीकर पद के लिए उनके अलावा किसी ने नामांकन नहीं भरा। ऐसे में कोलाबा सीट से विधायक नार्वेकर का निर्विरोध चुना गया। जी हां दोस्तों, तो वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा सपा महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम है। जी हां, सपा नेता अबू आजमी ने कहा भाजपा और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क ही नहीं है। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने भी जवाब दिया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद विधानमंडल में शिवसेना विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा महाराष्ट्र में भाजपा की बी टीम है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने शनिवार को एमवीएस से अलग होने की घोषणा की थी। तो वहीं सत्यपाल मलिक का भी उठा राहुल गांधी से भरोसा, कहा ममता बनर्जी या उद्धव को बनाओ नेता। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर अपना दावा ठोका है। कांग्रेस इस दावे से असहज हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी ने ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया है। इस बीच पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में आगे लाते हैं तो यह गठबंधन निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छा नेता माना है। तो उधर विपक्ष के आरोप पर शिंदे का बड़ा पलटवार, कहा लोगों को गुमराह करना बंद करे और जनादेश स्वीकार करे। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में लोगों को गुमराह करने और उनके जनादेश को स्वीकार न करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने बताया कि विधानसभा चुनाव में महायुति को जीत मेहनत की वजह से मिली है और महाविकास अघाड़ी को लोगों का जनादेश स्वीकार करना होगा। उन्हें विकास कार्यों में सरकार का समर्थन करना ही होगा। जी हां, विपक्ष को घेरते हुए शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, जब आप हारते हैं तभी मशीन में गड़बड़ी होती है। ये सही दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता का जनादेश स्वीकार करना ही होगा। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। गडकरी ने बताया क्या है उनका प्लान। दोस्तों, अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं तो खबर आपके काम की है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नए प्लान से आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। गडकरी ने एक न्यूज चैनल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुंबई में कहा कि सरकार दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्लान कर रही है। इससे पहले भी वो अलग अलग कार्यक्रम में दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे का जिक्र कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे सड़कों या हाईवे का एक नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होता है। ये हाईवे आमतौर पर रूट के साथ चार्जिंग सिस्टम की सुविधा देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों की लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो सके। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी निजी राय होने वाली हो कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।